अब पेरेंटिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल इसलिए हुआ है कि हमारा सफल होना अलग बात है और सफल होने के बाद बच्चे को सफल करना वो टोटली अलग बात है। सर 90s के जो पेरेंट्स थे और आज के जो पेरेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? टीवी, मोबाइल, ये जो पूरा स्क्रीन टाइम का जो पूरा युद्ध है, इससे सारे पेरेंट्स परेशान। माँ ने मोबाइल छीना तो 15 साल की बेटी ने लगाई फांसी। मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं सर ऐसे हेडलाइंस। ब्रेन को वो शाम तक डोपामिन चाहिए। वो बच्चा मम्मी पापा को हंसते हुए देखता है, हंसी मजाक करते हुए देखता है, तो वो बच्चे को डोपामिन खाना खाते खाते मम्मी पापा के साथ मिलेगा, तो उसको शायद मोबाइल की जरूरत खाना खाते खाते पड़ेगी ही नहीं। सर आप अक्सर अपनी किताबों में और सेशंस में भी कहते हैं कि 16 पे सान और 20 पे वान। ये इस गुजराती कहावत का क्या अर्थ है? जहां पर आप धीरू भाई अंबानी की लाइफ को ले लेंगे, इलॉन मस्क को ले लेंगे, स्टीव जॉब्स को ले लेंगे, वो सभी लोगों ने 15 साल के आसपास में अपने काम की शुरुआत करी होगी। 16 साल पे दे ऑल वर आइडेंटिटी क्लैरिटी के अंदर थे। तो अब वो बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में कई बार सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में ये चुनना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, और ये एक टफ फेज होता है। क्या होना चाहिए? सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग जाना चाहिए? हैप्पीनेस में ही सक्सेस है। एक और चीज देख रहे हैं हम लोग कि डिवोर्स एक बिजनेस का रूप लेते जा रहा है। कई बार पति ड्रम में मिल रहे हैं, कई टुकड़ों में मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ को लेकर बढ़ गई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी जो शादियां वो नहीं टिक रही है, इनका क्या रीजन होता होगा? बिल गेट्स बने दुनिया का सबसे अमीर होने के बावजूद भी उनकी नहीं टिकी। ऋतिक रोशन सिक्स पैक ऐप होने के बाद भी यदि उनकी नहीं टिकी, बट यदि आपके पास आपकी टिकी हुई है तो भगवान को शुक्र अदा करो। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले स्वागत करते हैं परीक्षित जो मनपोत्रा सर का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड आपने भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा धमाल मचाई हुई है। आपके मोटिवेशन के थ्रू ढेर सारे जो यंग जनरेशन है वो इंस्पायर हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू सर। आपकी बुक है सक्सेसफुल पेरेंटिंग और ये बुक काफी पसंद की गई है और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है आपकी किताबों में से। यहाँ आप सफल माता पिता और असफल माता पिता की बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है क्योंकि माता पिता भी सफल और असफल होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यही हम लोगों ने बोलते सुना है कि माता पिता भगवान होते हैं। तो ये सक्सेसफुल और फेलियर जो पेरेंटिंग है ये क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही डीप क्वेश्चन है। ज्यादातर जितने भी पेरेंटिंग के पॉडकास्ट हुए अभी तक किसी ने शायद वो बुक पढ़ के ये सवाल मुझे कभी नहीं पूछा है। सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने उस समय पे लिखा हुआ था वो दिल की बात है अभी वीडियो के माध्यम से आ रही है। सो सफल और असफल माता पिता नहीं है, बट उनके द्वारा किए गए पेरेंटिंग का परिणाम सफल और असफल है। क्या बात है। सो मेरी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा टीवी बंद करे या मेरी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, वो परिणाम जो है, वो अपेक्षा जो है, उसमें सफलता मिल रही है कि असफलता मिल रही है, उसके आधार पे यहाँ पर सफल और असफल वो तरीके से हमने शब्दों का प्रयोग किया गया है। एंड सफल माता पिता माने उन्होंने जो अपेक्षाएं रखी हुई है वो सफलता के साथ, खुशी के साथ वो पूरी कर लेते हैं। एंड असफल माता पिता माने उनकी अपेक्षाएं तो है बट वो अच्छी वाली अपेक्षाएं बच्चों के साथ संभव पूरी नहीं होती। अच्छा, वो उस परिप्रेक्ष्य में ये सफल और असफल मतलब अभी जो पेरेंट हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है बच्चों के साथ? दूसरी चीज की स्ट्रिक्टनेस और प्यार दोनों में बेहतर क्या है? फ्रीडम या कंट्रोल? क्या करें? रिवॉर्ड दें, पनिशमेंट दें? हाँ, ये क्या है? मतलब अभी क्या गलतियां हो रही हैं? राइट। सो सबसे पहली जो मुझे लग रहा है ज्यादातर गलती होती है कि मुझे जो अपने बचपन में नहीं मिला था वो सब कुछ मैं मेरे बच्चे को देना चाहता हूँ। वाओ, सो डीप। सो ये जो है पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा खास करके पापा के द्वारा। पेरेंट्स इस पे ध्यान दें, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये करोड़ों अरबों की यही है अनुभव सर। सो वही मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ कि जो आपको बचपन में नहीं मिला था वही देने की भागदौड़ में अब वो देना मत भूल जाना जो आपको बचपन में मिला था। राइट। एंड हमें बचपन में क्या मिला था? स्ट्रगल। हमें बचपन में क्या मिला था? बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल आगे बढ़ने की तमन्ना, आगे बढ़ने की इच्छा, वो डीप मोटिवेशन हमारे अंदर पहले से था। क्या बात। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल। एंड इसीलिए मैं भी शायद कॉलेज के अंदर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप मुझे मोटिवेट करो। राइट। हम लोग के टाइम में तो मोटिवेशनल सेमिनार भी नहीं होते थे, तो जानते नहीं थे कि मोटिवेशनल सेमिनार नाम की भी कोई चीज होती है। जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हर एक व्यक्ति ने उतना स्ट्रगल किया हुआ था कि हर एक व्यक्ति के अंदर सफल होने की जो इच्छा थी ना वो डीप डिजायर थी। वो बर्निंग डिजायर अंदर में थी क्योंकि वो स्ट्रगल था, वो पेन था। हम लोग देखते थे कि माँ बाप की स्थिति क्या है, तो उसके लिए काम करना है। जिद थी कि अगर हम काम ना करें तो फिर पिताजी और माँ सब लोग ऐसे ही रह जाएंगे। 100%। सो हमारे मम्मी पापा ने काम किया फॉर द सर्वाइवल।
हमने आपने काम किया फॉर द सक्सेस, क्या बात है। नाउ नेक्स्ट जनरेशन को काम करना है जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन, राइट। सो हमें सक्सेस के लिए काम करना था, हमने कर लिया। बच्चे के पास तो सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान, शायद मूवी आज नहीं चलेगा ना, अब तो बिल्कुल नहीं। अब हमें वाईफाई एंड जीबी के कितना डेटा पैक है उसके आजू बाजू कुछ करना पड़ेगा। वो सारी चीजें बच्चों के साथ रेडी है। एंड इसलिए नाउ मेरा ये मानना है कि अब पेरेंटिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल इसलिए हुआ है कि हमारा सफल होना अलग बात है, और सफल होने के बाद बच्चे को सफल करना वो टोटली अलग बात है। माने सचिन तेंदुलकर बनना अलग बात है, अपने बेटे को सचिन बनाना उसके लिए टोटली डिफरेंट स्किल चाहिए। क्या बात है। जितेंद्र कपूर होना अलग बात है, एंड तुषार कपूर को सुपरस्टार बनाना उसके लिए अलग स्किल की जरूरत है। इसलिए ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सो अमेजिंग सर। 90s के जो पेरेंट्स थे और आज के जो पेरेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? दूसरी चीज की पहले के जमाने के जो पेरेंट्स होते थे उनमें अच्छा क्या था, और बच्चों के सामने बेस्ट पेरेंट क्या करते हैं? ओके, सो 90s के समय में मैं कहना चाहूँगा कि एकदम सेफ एनवायरनमेंट था कि बच्चा आस पड़ोस में कहीं पर भी खा रहा है, खेल रहा है, तो मम्मी पापा को चिंता नहीं थी। क्या राइट, खेलने के लिए खुले मैदान, खुली जगह, ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बच्चा सुबह में घर के बाहर गया नाश्ता करके और रात को आएगा और बोलेगा मैंने सो एंड सो आंटी के घर पे खा लिया, तो वो चलता था। वो ट्रस्ट वाला माहौल था। क्या बात है। समहाउ बिकॉज कि हमने प्रोग्रेस किया, वो अच्छी बात है फाइनेंशियली, बट समहाउ ये प्रोग्रेस के अंदर बच्चे का जो बचपन था ना वो आज छीन गया है। आज बच्चा यदि खेलने के लिए नीचे जाए तो शायद मम्मी पापा की धड़कनें तेज होती है कि उसको कुछ कार वाला या बाइक वाला एक्सीडेंट ना कर ले और कोई उसको उठा के ना ले जाए। सो पहले में भी 7 या 8 बच्चे हुआ करते थे फॉर द ट्रायल एंड एरर। अभी जो है वो 1 या हार्डली 2 बच्चे हैं। एंड इसलिए समहाउ मम्मी पापा आर मोर कॉन्शियस, आर मोर अवेयर एंड मोर वरीड एज वेल कि मेरे बच्चे को शायद कुछ गलत ना हो जाए। एंड आजकल का जो माहौल है वो भी वैसा है, इसलिए समहाउ वो बच्चों को भेजते नहीं है अकेले में कहीं पे। और एट द वेरी सेम टाइम न्यूक्लियर फैमिली भी हो गए और उसमें मम्मी और पापा दोनों का काम करना जरूरी हो गया है। एंड इसलिए शायद ये सारी चीज़ों में घर की सुविधाएं बढ़ी, घर बड़े हुए, सब कुछ बड़ा हुआ, बट समहाउ लोगों के दिल थोड़े छोटे हो गए, रूम की साइज बड़ी हो गई, बट ये जो दिल था वो छोटा हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का जो बचपन था ना वो आज समहाउ टीवी और मोबाइल और वो सारी चीज़ों के अंदर बस समेट के रह चुका है। टीवी, मोबाइल, ये जो पूरा स्क्रीन टाइम का जो पूरा एक युद्ध है, इससे सारे पेरेंट्स परेशान हैं। मेरा एक छोटा सा भतीजा है, 2 साल का होगा मात्र, कान्हा। वो मोबाइल के लिए ऐसे लड़ता है कि फाइनली दादा दादी को मोबाइल देना पड़ता है। वैसे रोने लगेगा, ऐसे करने लगेगा कि आपको लगेगा अब क्या करें, दे ही देते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर, इसी से रिलेटेड। कुछ हेडलाइंस है अखबारों की, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। माँ ने मोबाइल छीना तो 15 साल की बेटी ने लगाई फांसी। मैं पढ़ाई से परेशान हूं, मेरे पिताजी मारते और डांटते हैं, मैं पिताजी के साथ नहीं रहूंगी। मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। और ये रियल हैं सारी, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं सर ऐसे हेडलाइन से। कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को और क्या समाधान है इसका? समाधान 2 चीज़ों को लेकर है। वेरी फर्स्ट थिंग, मम्मी पापा छूटते हुए वो टीचर और सुपरवाइजर और पुलिस ज़्यादा बन रहे हैं। माता पिता का काम माता पिता बनना है। एंड जहाँ पर माता पिता जब बच्चे को स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या हमेशा एडवाइस देते रहते हैं, तो नाउ बच्चे के पास खुशी के लिए और कोई कारण है ही नहीं। एंड आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ब्रेन को वो शाम तक डोपामिन चाहिए, हैप्पीनेस का केमिकल चाहिए। एंड हमारा सभी का जीवन खुश होने के लिए ही बना हुआ है। हर एक व्यक्ति खुश होना चाहता है, हर एक व्यक्ति को डोपामिन का रश चाहिए। अब वो डोपामिन का रश मम्मी पापा हमेशा एडवाइस देते रहते हैं, टोका टाकी करते रहते हैं। रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएं तो बच्चा खाना खा रहा है और सामने मम्मी पापा बैठे बैठे वहां पर भी एडवाइस दे रहे हैं। सो नाउ वो डोपामिन रश जो बच्चे को हैप्पीनेस का केमिकल है, वो मम्मी पापा के साथ या फैमिली मेंबर के साथ मिलना चाहिए। वो जब नहीं मिलता, वो कहाँ पे ढूंढना शुरू करता है? टू द मोबाइल, टू द वीडियो गेम, मे बी टू द सोशल मीडिया, टू द इंस्टाग्राम एंड ऑल अदर थिंग्स। एंड जब बच्चा वो करता है, दुख की बात यह है मम्मी पापा और डांटते हैं। क्या बात है। अब जब और डांटा गया तो मम्मी पापा से जो थोड़ा बहुत भी कनेक्शन था वो और दूर बच्चा चला गया। एंड इसके कारण मम्मी पापा को लगता है कि टीवी के कारण मैं डांट रहा हूँ, पर नाउ आपके डांटने के कारण और ज्यादा टीवी की उसकी जरूरत पड़ेगी। ओहो, क्या बात।
राइट। सो खाना खाते खाते यदि वो बच्चा मम्मी पापा को हंसते हुए देखता है, गप्पे शप्पे मारते हुए देखता है, हंसी मजाक करते हुए देखता है, तो वो बच्चे को डोपामिन खाना खाते खाते मम्मी पापा के साथ मिलेगा, तो उसको शायद मोबाइल की जरूरत खाना खाते खाते पड़ेगी ही नहीं। बट ये तो क्योंकि हो ही नहीं मम्मी पापा हाँ। उस समय भी डांटते हैं, उस समय भी वो प्रश्न पूछते हैं कि कैसा रहा होमवर्क, स्कूल की क्या हुआ ना, तैयारी हुई कि नहीं एग्जाम की, वगैरह वगैरह, बड़े होके क्या बनोगे, जैसे रिपोर्टर हो, राइट। एंड उस समय पे बच्चा अब उससे दूर भागने के लिए और ज्यादा मोबाइल देख रहा है। सो मुझे ये लग रहा है कि मम्मी पापा का पहला रोल ये होना चाहिए कि फॉर द मोबाइल और फॉर एनी एडिक्शन यू कैन नॉट रिमूव साइकोलॉजिकली, यू कैन जस्ट रिप्लेस। सो बच्चे को वो डोपामिन का जो रश चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। क्या बात। तो हम वो मोबाइल को रिमूव नहीं कर पाएंगे। बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो डोपामिन की जरूरत है। क्या एज अ मदर एज अ फादर हम बच्चे के साथ धमाल मस्ती कर सकते हैं, तकिया फाइटिंग कर सकते हैं, उसके साथ खेलकूद कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ बच्चा सोफे पे कूदे तो कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाप का घर है। क्या बात है। राइट। यदि वो अपने बाप के घर पे यदि सोफे पे नहीं कूदेगा तो किसके घर पे जाके कूदेगा? सो कहा जाता है कि अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है। तो ये तो बब्बर शेर ऑलरेडी बच्चे हैं हमारे, तो वो तो खुल के धमाल मस्ती करने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं हम बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाएं, उसके साथ तकिया फाइटिंग करे, धमाल मस्ती करे, घोड़ा घोड़ा करे, डांस करे, जो उसको पसंद हो वो उसके साथ आधा घंटा पौना घंटा यदि हम करेंगे तो बाकी के 23 घंटे और 30 मिनट हम जो कहेंगे वो बच्चे करेंगे। पर उसके लिए बच्चा जो कहता है वो हमें 30 मिनट तक करना पड़ेगा। तो उसके बाद में बच्चे को बोलेंगे बेटा मोबाइल छोड़ो। हमारी कम्युनिटी में ढेर सारे पेरेंट्स हैं जो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड 10 दिन के बाद बच्चों का जो 4-4 घंटे का स्क्रीन टाइम था वो हार्डली 30 मिनट 40 मिनट का हो जाता है। पर वहां पर भी रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, देख रहा हूं, खींचने से नहीं होगा। क्यों हो रहा है आखिर ये? राइट। पर अब हमें रिप्लेस करना है। जैसे सो डीप सर, मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं अगर वो थोड़ा सा भी इस बात को समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा कि स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ रहा है बच्चों का। राइट। दैट्स सो ग्रेट। सर आप इतने फिट हैं, आपके फिटनेस का क्या राज है? क्या करते हैं आप फिटनेस के लिए? सुबह सुबह की कोई आदत है क्या? यस, फिटनेस के लिए या एनर्जी के लिए मेजोरिटी 2 चीज़ मेरे लिए कंपलसरी है। नंबर 1 डीप ब्रीदिंग प्राणायाम, एंड नंबर 2 वॉक। हालांकि जिम जाना चाहिए, मैं पहले जिम करता था वॉक बट अभी लास्ट तकरीबन 7-8 साल से बेटा आने के बाद जिम मैंने बंद किया है, क्योंकि जिम में मैं उसको लेके नहीं जा सकता छोटे से बच्चे को। बट उसको लेकर मैंने वॉक लास्ट 7-8 साल से शुरू किया हुआ है। दैट्स ग्रेट सर। नेचर के अंदर वॉक करना, रोज 1 घंटा एटलीस्ट वॉक करना। 1 घंटा कम से कम वॉक करते हैं? वो करना है। वो हमारे पॉडकास्ट पार्टनर है स्टेटमेंट, तो उनका ये एक मिशन है। वो 10,000 कदम लोगों से कहते हैं कि रोज चलिए और फ्री के रिवॉर्ड्स देते हैं। फ्री का क्या आप 10,000 कदम चलिए, हाँ, और आपको मंथली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया सेम मिशन। मतलब मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ सब वॉक करते हैं। हाँ। और आई थिंक नेचर में खुली हवा में रहने का जो मौका मिलता है, माइंड फ्रेश होता है, वो सबसे बेस्ट है। सर आप अक्सर अपनी किताबों में और सेशंस में भी कहते हैं कि 16 पे सान और 20 पे वान। इस गुजराती कहावत का क्या अर्थ है और क्या इससे आप समझाना चाहते हैं? इनफैक्ट ये पूरी कहावत में कहना चाहता हूँ, 12 बुद्धि, अच्छा, 16 शान, 20 वान, तोज मड़े 25 परिणाम। अरे सो कहा गया है कि 12 साल पे बच्चों के अंदर बुद्धि आती है। ये गुजरातियों में इसलिए इतनी बुद्धि होती है, ये कहावतें हैं वहां पे। हाँ ठीक। पर हर बच्चा माने टीन एज में पहुंचता है, एंटर होता है, एंड इसलिए वो बच्चे में आता है आई, मी एंड माई सेल्फ। राइट। वो जो छोटा बच्चा था उस समय पे शायद उसको हमने डांट दिया तो भी 4 मिनट के बाद हमारी गोदी में आके बैठ जाएगा और पापा पापा मम्मा मम्मा करेगा। बट वही चीज 12 साल के बाद वाले बच्चों में करी तो वो बच्चा वापस नहीं आएगा, उसको मनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे के अंदर वो बुद्धि आनी शुरू हुई है, वो खुद के बारे में, खुद की इमेज के बारे में वो ढूंढना शुरू कर रहा है। एंड तब साइकोलॉजिकल कहूँ तो एक फेज शुरू होता है कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। राइट। सो वो बच्चा जो घर में उसको लव मिल रहा था, केयर मिल रहा था, सिंपैथी मिल रहा था, वाहवाही मिल रही थी, अब बाहर की दुनिया में भी वो चीज ढूंढना शुरू करता है। बट नाउ दुनिया में जाके तो पता चलता है कि दुनिया में हम कुछ परफॉर्म करेंगे तो ही वाहवाही होगी। तो नाउ अब बच्चा साइकोलॉजिकली वो ढूंढ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि दुनिया में मेरी वाहवाही हो, लोग मेरी तारीफ करें। एंड जब तक वो क्लियर पाथ नहीं मिलता तब तक हर टीनेज बच्चा एक मोड में है जिसको हम कहेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस। सो शास्त्रों के अंदर बड़ी प्यारी सी बात बोली गई कि 12 साल पे जब बच्चे के अंदर बुद्धि आती है और उसके अंदर सर्टेन प्रोसेस है जो नेक्स्ट 4 या 5 साल तक हमें करनी है एज अ मदर फादर, एंड जहां पर हम बच्चे को सबसे पहला कमर्शियल ब्रेन डेवलप करें।
जहां पर मम्मी पापा का रोल ये होना चाहिए कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको रेस्टोरेंट में ले गए, उसको जो ऑर्डर करना था खाना खाया, बल्ले बल्ले बेटा एंजॉय किया, मजा आया, बात खत्म हो गई। बट वही चीज 12 साल का बच्चा करे, रेस्टोरेंट में गए, उसको जो भी खाना था वो ऑर्डर किया। नाउ मम्मी पापा का रोल क्या होना चाहिए? कमर्शियल ब्रेन डेवलप करना, क्योंकि बाहरी बुद्धि आनी शुरू हुई है। तो मुझे बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए कि बेटा जैसे आपको क्या लगता है हमारा सबका ऑर्डर कितने रुपए का हुआ? नाउ ऐसे कितने फैमिलीज बैठे हुए हैं, ये जगह में हमें चेक करना चाहिए कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी हम ले तो कितना रुपए का रेंट जाएगा, कितने का इंटीरियर होगा, कितना मैन पावर होगा, कितना सारा सामान वगैरह लगेगा, एंड ये इन्वेस्टमेंट कितने समय में हम रिटर्न ला सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि क्लाउड किचन करना चाहिए, या घर पे बैठे केक या पेस्ट्रीज का या चॉकलेट जो आपको पसंद है वही बना के वो बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। उस तरीके से बच्चे को काइंड ऑफ बिजनेस के बारे में सोचना और सोचते हुए मजबूर करना। हम शूज लेने जाएं, मम्मी पापा वो महंगे वाले शूज तुरंत दिला देंगे। आज मुझे पता चल रहा है कि गुजरात में इतने बिजनेसमैन क्यों पैदा होते हैं। हाँ, शूज नजर आते हैं, राइट। तो बच्चे को जो पसंद है, बच्चे के आसपास की जो भी घटनाएं हो रही है, ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, वो जो कुछ भी ले रहा है उसके पीछे का उसको बिजनेस सिखाना वो माता पिता का काम है। बात है। एंड जब वो होता है तो पूरे कोर्स के अंदर और इनफैक्ट बुक के अंदर भी पूरी चीज है कि जब वो होता है तो बच्चा 16 साल पे आए, तब तक 100 लोगों के साथ मुलाकात होनी चाहिए एंड 100 बिजनेस का एनालिसिस होना चाहिए। तो कहा गया है सोड़े शान, शान इज व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। ओके, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, एंड दैट इज द आइडेंटिटी क्राइसिस टू आइडेंटिटी क्लैरिटी, कि अब मैं क्या करूंगा और मैं क्या नहीं करूंगा। जैसे आपको कोई पूछे, मुझे कोई पूछे तो मुझे पता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी हो, नंबर 2 बोलना हो, ये 2 काम मैं करूंगा। कोई मुझे कहे कि आप स्टॉक मार्केट का काम करोगे, ये फील्ड में जाओगे, तो आई एम वेरी मच क्लियर, यू आर ऑल्सो वेरी मच क्लियर, वेरी मच क्लियर। सो वैसा बच्चा 16 साल पे हो जाना चाहिए, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर फादर। एंड इसीलिए पुराने समय में राज्याभिषेक 16 साल पे होता था। क्या बात है। 16 साल पे बच्चे को उतना अच्छे से तैयार किया जाता था कि वो पूरे राज्य को चला पाए। ना हम अपने आप को एडवांस कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, नई एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे माता पिता को कि 16 साल पे क्या हम वनवास ले सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, बच्चे के हाथ में बिजनेस और घर की चाबी देके? तो शायद 99% लुट जाएंगे। राइट। सो यदि वो हुआ, सो नाउ मम्मी पापा का रोल अब दूसरा शुरू होता है। अब आइडेंटिटी क्लैरिटी आ गई। हाँ। अब वहां से बच्चे का शुरू होता है, एंड दैट इज करियर मैनेजमेंट वाला पार्ट, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, वो बच्चे ने डिसाइड किया कि मेरे अंदर ये 3 टैलेंट है, राइट, ये 3 टैलेंट है जिसके आजू बाजू मुझे काम करना है। अब वो टैलेंट के आसपास कितने बिजनेसेस है, वही टैलेंट के, अभी तक हम रैंडमली कुछ भी बच्चे को दिखा रहे थे जो बच्चे का इंटरेस्ट था। अब बच्चे का सपोज न्यूमेरिकल स्किल्स हायर साइड पे है, एग्जांपल के तौर पे, तो वो इंश्योरेंस में जा सकता है, वो सीए कर सकता है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है। नाउ उसके अंदर उसका इंटरेस्ट भी है, अब उसको थोड़ी क्लैरिटी भी आ चुकी है। तो नाउ मुझे क्या करना है, हर 15 दिन में एक फाइनेंशियल सर्विस वाला, कोई अकाउंटेंट, कोई सीए, उस टाइप के जो लोग हैं, कोई स्टॉक मार्केट का काम करता हो, वैसे लोगों के साथ मुझे हर 15 दिन में एक बार बच्चे की मुलाकात करानी है। एंड यदि बच्चे को जो चीज में इंटरेस्ट है वही फील्ड के लोगों के साथ मुलाकात करवाना शुरू करे तो मिलेगा 20 से 1। माने 20 साल की एज पे बच्चे को इंटीरियर, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनिंग, सपोज वो वाला एरिया पसंद है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, ड्राइंग से क्या निकलेगा, राइट। मम्मी पापा बोलते हैं गेम से क्या होगा। बट आपके माध्यम से एक चीज कहूं, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड को कंबाइन कर लें और जो मार्केट कैप बनेगा, जो मार्केट बनेगा, एंड आईपीएल एंड साथ ही साथ में आप फीफा वर्ल्ड कप को भी कंबाइन कर ले और जो मार्केट बनेगा, ठीक, उससे बड़ा आज ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। माय गॉड, गेमिंग उससे बड़ा आज के समय में। एंड जब बच्चा कोई कहे कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो मम्मी पापा रुकेंगे, अरे चुप, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। बट वहां पर वो बच्चे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, बच्चे को ये फील्ड में जाना है, तो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे टीचर के साथ, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, ऐसे यूट्यूबर के साथ हर 15 दिन में मुलाकात कराए तो होगा 20 से 1। 20 से 1 इज व्हाट, मेक ओवर, एटीट्यूड, अटायर, डिजायर, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, बिलीफ, सब कुछ वैसा होगा कि जो वो फील्ड में जाना चाहता है। एंड यदि वैसा हो गया तो मिलेगा 25 पे परिणाम, माने 25 तक बच्चा सक्सेसफुल होगा एंड 100% होगा। ये शास्त्रों की बात है। उसके बाद में मैंने 1085 जीनियस लोगों की लाइफ का स्टडी किया था, क्योंकि उस समय पे गूगल या कुछ भी नहीं था, 2.5 साल लगे थे, तब जाके मैं आइडेंटिफाई कर पाया था कि ये कहावत को मॉडर्न लाइफ में अब अप्लाई कैसे करनी चाहिए।
एंड जहां पर आप धीरू भाई अंबानी की लाइफ को ले लेंगे, इलॉन मस्क को ले लेंगे, स्टीव जॉब्स को ले लेंगे, मे बी स्पिरिचुअल प्रमुख स्वामी महाराज हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, सभी को आप ले ले, जिन्होंने या तो स्पिरिचुअली या तो सोशली या तो फाइनेंशियली कुछ उखाड़ा है, वो सभी लोगों ने 15 साल के आसपास में अपने काम की शुरुआत करी होगी। 16 साल पे दे ऑल वर आइडेंटिटी क्लैरिटी के अंदर थे। 12-13 साल पे उन्होंने कुछ न कुछ अलग, बच्चों से कुछ अलग करने की शुरुआत करी थी। 20 तक दे वर वेरी मच इनटू दैट बिजनेस, और जो भी काम कर रहे थे 25 तक सक्सेसफुल थे। एंड जो भी फाइनेंशियल फील्ड में काम करते थे वो 30 से पहले करोड़पति थे। एंड टचवुड जाने अनजाने में मेरे साथ भी वही चीज हुआ। क्या बात। मुझे आज मैं समझ पाया कि गुजरात में इतने बिजनेसमैन क्यों पैदा होते हैं। बहुत कुछ है जो अलग है। मुझे लगता है कि ये वहाँ का ट्रेडिशन है या कल्चर है, एक कल्चर बच्चों को नर्चर करने का इस तरीके से, जो बाकी के जगहों में नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से हूँ और मुझे कभी ऐसा नहीं मिला। पर आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से अब ये सेम कल्चर हम चाहे तो पूरे इंडिया के अंदर कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और जितने अच्छे से आपने ये समझाया कि 16 वर्ष में राज्याभिषेक हो जाता था, वो पूरी राजपाट को संभालने के लायक हो जाता था। यहाँ 16 वर्ष के बच्चे को अगर आप सब कुछ दे के चले जाएं तो आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बच्चा भी मिले कि नहीं मुझे तो उस पर भी शक है। एनीवे सर, आप करियर मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट हैं और आपने करियर मैनेजमेंट पे बात करते हुए कई बार डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पे बहुत बात की है अपनी किताबों में भी और भी जगहों पे। हाउ डज इट हेल्प अस? ओके, और क्या है ये? राइट। सो हावर्ड गार्डनर की जो थियरी है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI थियरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। ज्यादातर आज से पहले हम वैसा ही मानते थे कि जो बच्चा लिख पाता है, जो बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है, वही इंटेलिजेंट है, वही बुद्धिशाली है, जिसके नंबर ज्यादा आ गए, फर्स्ट आ रहा है, बहुत सही। बट नाउ जब इन्होंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि जो बच्चा अव्वल आया वो जिंदगी में अव्वल नहीं रहा, जिंदगी की एग्जाम में वो अव्वल नहीं रहा, पढ़ाई में राइट, रिसर्च में इनको पता चला। एंड जो पर्टिकुलरली अव्वल नहीं थे वो कुछ और ज्यादा उखाड़ रहे, माने जो अच्छा पढ़ रहा था वो टीचर बन गया, जो अच्छा नहीं पढ़ रहा था वो स्कूल का मालिक बन गया। तो अब ऐसा क्या है कि जो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा होकर क्या करेगा और वही सुपर जीनियस बन गया, तो ऐसा क्या है? तो उनको पता चला कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इज व्हाट? द मोड ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेशन। सो मेरे पास जो भी ज्ञान है, मेरे पास जो भी अनुभव है, उसको मैं कौन से मोड से एक्सप्रेस कर सकता हूं, दैट इज द इंटेलिजेंस। अब ना वो इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति का बोलने के माध्यम से हो सकता है, किसी व्यक्ति का डांस के माध्यम से हो सकता है, किसी व्यक्ति का ड्राइंग या पेंटिंग के माध्यम से हो सकता है, किसी व्यक्ति का और कोई माध्यम से हो सकता है। जब उन्होंने वो रिसर्च करने शुरू किए तो पता चले कि देयर आर 8 मोड ऑफ इंटेलिजेंस, कि हम 8 अदर वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो नाउ मे बी शायद मैं अच्छा बोल सकता हूं, बट यदि मुझे बोला जाए कि डांस करो तो मेरा और शनि देओल का बस ऐसा ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट यदि वो चीज शायद ऋतिक रोशन को बोली जाए तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मे बी गणेश आचार्य, उनका बॉडी देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये डांस कर सकते हैं, सही बात। बट सुनील शेट्टी और शनि देओल हेल्दी हैं, बट फिर भी वो मूव नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उनका जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है ब्रेन के अंदर वो उतना डेवलप नहीं है। तो नाउ यदि हमें पता चले कि कौन सा पार्ट कितना डेवलप हुआ है एंड कौन सा पार्ट डेवलप नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम वो बच्चे को वो करियर में डालें। तो बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, बच्चे को आईटी के फील्ड में डाले, उसको रिसर्च के फील्ड में डाले, उसको पैथोलॉजी लैब में डाले, कोडिंग में डाल दिए, हमने उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, R&D में डाल दिया, साइंटिस्ट बना दिया, तो अब वो बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है। एक बार और बोल दीजिए। सो बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है। एंड इसीलिए जो बच्चे को बोलना पसंद है तो उसको चुप ना करे, वो बच्चे को हमें क्या करना है, उसको बोलने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करना है। एंड उसको बोलना है कि बेटा तुझे बोलने के लिए मे बी रेडियो जॉकी है, वीडियो जॉकी है, मोटिवेशन स्पीकर है, यूट्यूबर है, न्यूज रीडर है, कोचेज है, टीचर है, प्रोफेसर है, राइट, HR का काम है, होटल मैनेजमेंट का काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है, PR का काम है, इतने सारे काम है। नेता भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, और बोलने में बहुत पैसा है, हमको पता है। सो हमें क्या करना है, ज्यादातर जो बच्चा ज्यादा बोलता है मम्मी पापा उसको चुप कराते हैं, जो बच्चा बोलता नहीं बोलता है बोलो अंकल को जय श्री कृष्ण बोलो, हाय हेलो करो, वैसे करके जोर जबरदस्ती उसको आगे कराते हैं। सो जो उसकी प्रकृति नहीं है, जो उसका इंटेलिजेंस नहीं है, वहां पर हम उसको फोर्स करते रहते हैं। एंड इसीलिए आपके माध्यम से सारे माता पिता को कहना चाहता हूं, बच्चे की कमी को सुधारना वो आपका काम नहीं है,
मम्मी पापा क्या करते हैं, हैंडराइटिंग में खराब है तो तू सुधार ले, ठीक। इसमें प्रॉब्लम है तो ये तू सुधार। Exactly. वही उनको लगता है कि वही पेरेंटिंग है। नो, कहना चाहता हूं बच्चे की कमी को सुधारना वो आपका काम नहीं है, बच्चे की खूबी को निखारना वो That's मम्मी great. पापा का काम है। So beautiful. सो मम्मी पापा को बच्चे के अंदर कौन सा काम वो बेस्ट वे में कर सकता है वो ढूंढना, एंड वो टैलेंट को कौन से करियर में यूज किया जा सकता है उसके लिए हेल्प करना वो माता पिता का काम है। ना कि वो डॉक्टरी के लिए चलो उसको फिट कर दो, इंजीनियरिंग के लिए फिट कर दो। ऐसा करने से आज 75% से ज्यादा इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा का काम करते हैं। 75% उससे ज्यादा, एंड बाकी के 25% वेट करके ही बैठे हैं कि और कोई अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन सच में बहुत गहरी बात है कि 75% जो इंजीनियर है वो कुछ और कर रहे हैं। सोचे यदि उनको पहले से पता होता, 4 साल गया ना, बेकार ही गया ना एक तरीके से। वो 100% पैसा, एफर्ट, सारी चीजें, रिसोर्सेज, 100% कंट्री के रिसोर्सेज गए, और बाद में पता चला वो सिंगर बन गए, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई कुछ कर रहा है, 100% वही 4 साल कर लेता। That's great. ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि सुधारना नहीं, वो जो निखारना, जो उसमें ऑलरेडी है उस खूबी को निखारना पेरेंटिंग है। अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों ये देश आपको नंबर 1 पेरेंटिंग कोच मानता है। नंबर 1 पेरेंटिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट इसीलिए आप कोच है। क्योंकि आप 20 साल बाद भी स्टूडेंट है, 22 साल बाद भी स्टूडेंट है। दैट शोज लाइफ में हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएं। स्टूडेंट लाइफ में कई बार सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में ये चुनना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, और ये एक टफ फेज होता है। क्या कहेंगे आप, मतलब कैसे बच्चे इसमें एक बैलेंस बनाए, या क्या होना चाहिए? सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग जाना चाहिए, जो छोटे छोटे जो हैप्पीनेस हैं या बाकी चीजें हैं उनसे दूर बिल्कुल हो जाना चाहिए? सही अप्रोच क्या है? हैप्पीनेस में ही सक्सेस है, क्या बात? ज्यादातर जो बच्चे या जो लोग कह रहे हैं वो एंजॉयमेंट की या एंटरटेनमेंट की बात करें, नॉट दी हैप्पीनेस। व्हाट इज द डिफरेंस? राइट, सो हैप्पीनेस जो है वो अंदर से आ रही है, ओके, और जो एंजॉयमेंट है, जो एंटरटेनमेंट है, वो हम बाहर से कहीं से ले रहे हैं। सो सक्सेस तभी मिलेगी जब वो व्यक्ति वो काम के अंदर हैप्पी हो। सो इट इज नॉट टू डिफरेंट वे और ईदर हैप्पीनेस और द सक्सेस। नो, हमें दोनों चीज साथ में ही मिलेगी, और साथ में होगा तभी व्यक्ति वो लंबे समय तक सक्सेस को टिका पाएगा। अदरवाइज रैंडम सक्सेस मिल जाएगी, रैंडमली में भी शायद थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा वो व्यक्ति, और उसको 10 साल के बाद देखेंगे तो फिर से वो डाउन हो जाएगा, यदि वो काम को एंजॉय नहीं कर रहा है, यदि वो काम को हैप्पीनेस के साथ नहीं ले रहा है। तो कोई तरीका है मतलब इस इनर हैप्पीनेस को पाने का अपने काम में? इज देयर एनी वे? 100%। सो पहला कि व्यक्ति खुद ढूंढे कि वो कौन से काम को एंजॉय करता है। नंबर 2, वो काम के साथ साथ लोग भी उसकी तारीफ करते हो। जैसे मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं गाना गाऊं तो सब लोग भाग जाते हैं। राइट, किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, तो दो मैं एंजॉय कर रहा हूं, बट उसमें मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। क्या बात? मैं डांस करना एंजॉय करता हूं, बट मैं डांस करता हूं तो आसपास वाले सारे लोग मुझसे दूर चले जाते हैं। बट जब मैं बोलता हूं, जब मैं समझाता हूं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। एंड नंबर 2, लोग भी मेरी तारीफ करते हैं। कॉलेज से मुझे कहते थे कि आप समझाते बड़ा प्यारा हो और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाते हो, आप बहुत अच्छा समझाते हो। तो जब ये दोनों चीज कंबाइन हुई, मुझे वो दोनों टैलेंट, जहां पर मुझे भी खुशी मिल रही है, लोगों को भी मिल रही है, वो टैलेंट को मैं कौन से बिजनेस में यूज कर सकता हूं। और उसके लिए तो नाउअडेज इजी है अब तो, कि मैं यदि वो चेक करूं कि मुझे क्या चीज अच्छा लगता है, लोग मुझे क्या करते हैं, चैट जीपीटी में जाएं और पूछे कि मुझे बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, एंड लोग मेरी काउंसलिंग की या मेरे समझाने की तारीफ करते हैं, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कौन से टॉप 5 करियर है जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे। क्या बात है? उससे पूछ लिया, अब ना वो फील्ड के हम 10 या 15 लोगों से मुलाकात करना शुरू करें। That's it. That's great. That's great. सर, आपने कुछ दिनों तक शायद सेल्स की इंडस्ट्री में भी काम किया है। ओके, उस टाइम पे कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट या कुछ ऐसा कुछ जो संघर्ष का वक्त रहा हो? वैसे तो ढेर सारे हैं, पर जनरली जैसे मैंने पहले एज अ मैकेनिक के तौर पे 4 साल तक काम किया। उसके बाद में 12th वैकेशन से कॉलेज तक मार्केट सर्वे का पर्टिकुलरली काम किया हुआ था। एंड उसके बाद में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर काम किया था। सो जहाँ उस समय क्या टफ था क्रेडिट कार्ड बेचना? आजकल तो मुझे दिखता है कि हर जगह पे लोग खड़े रहते हैं। उस समय कैसा था? उस समय पे ज्यादातर पेट्रोल पंप्स हैं, या जो फैक्ट्री वाले जो एरिया जो लाइक GIDC या उस टाइप के जो एरियाज रहते थे, वहां पर पर्टिकुलरली जाना होता था। एंड सो मॉर्निंग में जनरली कॉलेज जाएंगे,
9:30 को रिसेस का इंटरवल होता था, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे, और कॉलेज के बाजू में ही साकार करके बिल्डिंग था इनकम टैक्स, वहीं पर पर्टिकुलरली जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मैनेजर बोलेंगे कि चलो इतना क्रेडिट कार्ड का टारगेट है, वहाँ से मार्केट में निकल जाते थे। सो वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली, सेल्स। मुझे लगता है हर माता पिता को अपने बच्चे को सेल्स में डालना ही चाहिए। क्या बात है। दो चीज़ें जो मेरा पहले से उसूल रहा है, ज़्यादातर जब भी वो मैनेजर की मीटिंग खत्म होती थी, सारे लोग क्या करते थे, पान के गल्ले पे खड़े रह जाएंगे, थोड़ा गप्पे मारेंगे, और फिर उसके बाद में वो मार्केट में निकलेंगे। मैं वहाँ से निकलूंगा और सबसे पहले मार्केट में पहुँच जाऊँगा, एंड जब तक वो लोग 12 बजे के बाद काम शुरू करेंगे तब तक मैं 1 2 3 4 लोगों को एक्सप्लेन करके जा चुका हूँ। तो शायद उसमें से 1 या 2 प्रोस्पेक्ट निकल चुके होते थे। तो हमेशा मुझे मेरे सेल्स के टारगेट को पूरा करने में वो हेल्प मिलती थी कि मेरे जो कलीग्स थे वो मार्केट में जाए, उससे पहले मैं मार्केट में जाता था। नंबर 1। क्या बात है। नंबर 2, जो मैनेजर थे उन्होंने एक चीज़ कही हुई थी कि जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक ऑफिस में नहीं आना है, एंड आप 6 बजे आओगे, आप 10 बजे आओगे, रात के 2 बजे आओगे, मैं आपको मिलूंगा यहाँ पर ऑफिस में। अच्छा। एंड इसलिए यदि जो दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर रात को सिविल हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल जो 24 घंटे चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स को क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाएंगे, उनको कोई डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम फिर रात के 11 बजे 12 बजे जब डॉक्टर का ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे और हम वहाँ पर खड़े होंगे, क्रेडिट कार्ड लेना है। एंड नाउ डॉक्टर भी उस समय पे ऑपरेशन करके अभी उनके पास और कुछ काम नहीं है, तो दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज अभी जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आएगी तब तक वो तो फ्री ही है, और उस समय पे मोबाइल या टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स तो था नहीं, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो वो टाइम पास करने के लिए भी सुनते थे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो मे बी रात के 11 बजे, मे बी रात के 12 बजे टारगेट पूरा करके ऑफिस पे जाके सबमिट करवाते थे, एंड फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगेन कॉलेज 6 बजे के लिए उठ के 7 बजे कॉलेज के लिए निकलते थे। सो मुझे लगता है कि जो बच्चे ने यदि ऐसा स्ट्रगल किया हुआ है, वो बच्चे के लिए आज लाइफ में एकदम माने कुछ भी मेहनत करनी पड़े तो वी आर ऑलरेडी राइट। तो वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए हर माता पिता को बच्चे को या तो टेली कॉलिंग के अंदर, या तो क्रेडिट कार्ड के अंदर, या तो ऐसी कोई भी जगह पर जहां पर उसको सेल्स करना पड़े, वो 2-3 साल बच्चा तपना चाहिए। बच्चे काफी डरते हैं, आज के यूथ भी बहुत डरते हैं कि रिजेक्शन से बड़े डरते हैं, और मैंने देखा है कि कई बार छोटे मोटे रिजेक्शन से भी, वहां पर रिश्तों में ब्रेकअप की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप रिलेशनशिप कोच भी है। तो आजकल बच्चे इतने जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन, जो हमें पता भी नहीं था कि ये भी कोई शब्द है, और साथ भी कोई शब्द है। आजकल बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, कई बार वो बोलते रहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ या ऐसा वैसा। तो ये जो पूरा एक रिजेक्शन ना सहने का एक जो दौर है कि मुझे रिजेक्ट नहीं होना है, इससे कैसे उभरें? सबसे पहले बच्चा जो मांग रहा है वो सारी चीजें माता पिता देना बंद कर दें। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। क्योंकि हमें बोला गया साइकिल, हमने बोला तो बोला बेटा 1 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा। तो हमारे अंदर वो पेशेंस था, हमें जो चाहिए वो 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक वेट करने का। ये पेशेंस वाला भी एक क्वेश्चन है, उसका भी जवाब है ये, राइट। सो नाउ अभी आज बच्चे ने मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो तुरंत मिल जाता है। खाने के लिए चाहिए, मम्मा ना बनाए तो सीधा जोमेटो से बच्चा ऑर्डर कर लेता है। सारी जो एप्स है उससे जो चीज वस्तु जो टॉय चाहिए उसका 10 मिनट में डिलीवरी हो जाता है तुरंत। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों के अंदर जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है वो संभव है ही नहीं। सो नंबर 1 मैं कहना चाहूंगा कि 10 चीजें बच्चा यदि डिमांड करता है उसमें से 3 चीजें उसको दे। 3 या 4 चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम बच्चे को वेट करवाएंगे। बेटा 1 दिन के बाद, बेटा 1 वीक के बाद, बेटा 1 महीने के बाद, उस तरीके से हम उसको थोड़ा डिले करेंगे और 2 या 3 चीजें जानबूझ के हम सीधा मना करेंगे, अपफ्रंटली से नो। तो बच्चे को ना सुनने की भी आदत होगी, वेट करने की भी आदत होगी और हाँ सुनने की भी आदत होगी। तो ये बच्चा जब रियल मार्केट में जाएगा, अभी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मना करेंगे, या जॉब में जो चाहिए था वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, या एग्जाम में जो रिजल्ट नहीं आएगा, तो ना सुनने की आदत है तो वो चलेगा। वो तीनों चीज जीवन का पड़ाव है और तीनों चीजों के लिए मम्मी पापा को तैयार करना पड़ेगा। सो अमेजिंग। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा इसका कोई आंसर हो सकता है, जितने अच्छे से आपने समझाया 10 चीजों में क्या करना है, किस तरीके से आप बचपन से ये सारी एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वही है, जब पता होगा तो इसीलिए पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, क्यों ये बातें सीखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज कहता हूँ कि आप अच्छा पेरेंटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, आपका तो बच्चा बड़ा होगा और बच्चा जिंदगी में एक ही बार बड़ा होने वाला है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। एंड इसीलिए हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना चाहिए। Oh, that's great. हमें PPS प्रूवन पेरेंटिंग सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए। That's great.
मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं सबको एक बार पेरेंटिंग कोर्स से बिल्कुल सेशन ले लेना चाहिए, डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि कई सारी चीजें मुझे लगता है कि हम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम जानते ही नहीं, तो अननोइंगली हमसे मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, वैसा नर्चर करना चाहते हैं। कोई पेरेंट नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़ जाए। और जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं मैं देखता हूँ उनके बच्चे उतने बिगड़ते जाते हैं। 100%। ये क्या सच है? सो वो बच्चे को खुलने का मौका नहीं मिलेगा, खिलने का नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा कब तक? 15-16 साल तक। गुड। जब उसको पता चला कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, उसके बाद में वो बच्चा काइंड ऑफ रिटेलिएट करना चाहता है। वो बच्चा अब अपने पावर्स को दिखाना चाहता है। एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अकेला लाओ बेटा, तू बोले बस वही सही, और अकेला डिसिप्लिन मैं बोलूं वही सही, वो दोनों गलत है। क्या बात है। हमें क्या करना चाहिए? एक कुम्हार होता है जिसको मिट्टी का घड़ा तैयार करना होता है, तो एक हाथ गीली मिट्टी करते हुए वो एक हाथ अंदर रखता है और एक हाथ बाहर रखता है। राइट जो पेरेंटिंग है वो इसी की तरह है। अंदर का जो हाथ है वो लव का हाथ है, वो केयर का हाथ है, वो सिंपैथी का हाथ है, बट एट द वेरी सेम टाइम बाहर का डिसिप्लिन का हाथ, रूल्स एंड रेगुलेशन का हाथ, कि बेटा मैं तुझे प्यार तो करता हूं, बट सुबह में 7 बजे के बाद घर पे सोना इज नॉट अलाउड। तुझे 7 बजे उठना पड़ेगा बेटा, नाइट आउट करना इज नॉट अलाउड। आपको नाइट आउट करना है, हम फ्राइडे को हम सब जागेंगे, हम सब धमाल मस्ती करेंगे, हम सब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बट नॉट विद द फ्रेंड्स। आप जो कहोगे वो हम सब साथ में करेंगे विद द फैमिली एंड विद द फैमिली फ्रेंड्स, नॉट टू द अननोन फ्रेंड्स। तो मैंने वो बाहर डिसिप्लिन का हाथ रखा, अंदर मैंने प्यार का हाथ रखा। एंड जब इस तरीके से घड़ी का जब शेप तैयार होता है, उसके बाद में बच्चे को 16, 17 या 18 साल पे धूप में तपाने के लिए रखना पड़ेगा। उसको सेल्स में रखना पड़ेगा, उसको मार्केट में भेजना पड़ेगा, उसको जो दूसरे जो भी फील्ड में वो जाना चाहता है उनके अंडर में सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं होना चाहिए उसका। मंडे टू फ्राइडे वो थियरी सीखना चाहिए एंड सैटरडे एंड संडे वो प्रैक्टिकल वहां पर करना चाहिए। वैसे यदि हमने बच्चे को तैयार किया है तो वी से वान होगा। एंड वो बच्चा 20 साल पे वैसा घड़ा होगा कि जिसके अंदर जो पानी भी भरेंगे तो पानी को झेल भी पाएगा, एंड नंबर 2 वो पानी को ठंडा करके लोगों को सर्व भी कर पाएगा। दैट्स ग्रेट। सो अद्भुत। वो आपके जो दोस्त थे ना कॉलेज में जो कहते थे कि आप बहुत अच्छा समझाते थे, वो बिल्कुल सही थे। आप सच में बहुत अच्छा समझाते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ये सारे पेरेंट्स तक पहुंचा दें आपकी बातों को। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खासकर किसी पॉडकास्ट में ये सब नहीं बोलता कि आप शेयर करें, मेरी आदत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं अभी लेकिन कह रहा हूं कि ये पॉडकास्ट जाना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए लोगों को। किस पेरेंट को क्या मिल जाए और किस बच्चे की जिंदगी बदल जाए कोई नहीं जानता। राइट, अमेजिंग सर। अभी जो सर एक टाइम था जब बाराक ओबामा ने भारत देश की तारीफ करते हुए ये कहा था कि अपने देशवासियों से कहा था कि शादी के संबंध अगर सीखने हैं तो भारत से सीखो। अब हाल कुछ ऐसा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी मैरिज एक तो टिक नहीं रही। अच्छा, वो जब न्यूज आ जाती है तो कई बार तो मैं जेनजी को देखता हूं कि वो उनका शादी से ही थोड़ा थोड़ा विश्वास उठता जा रहा है कि भाई शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं और एक और चीज देख रहे हैं हम लोग कि डिवोर्स एक बिजनेस का रूप लेते जा रहा है। कई बार पति ड्रम में मिल रहे हैं, कई टुकड़ों में मिल रहे हैं, एलिमोनी का जो एक लालच है। राइट। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है? क्यों मैरिज नहीं टिक पा रहे? सो पहली चीज, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ को लेकर बढ़ गई है कि यदि आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, सूट बूट नहीं है, ये ऐसा लेविश घर नहीं है, या हस्बैंड मुझे लेके मूवी में नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो शायद मुझे प्यार ही नहीं करते। राइट। सो आप यदि अपनी मम्मी को पूछे कि पापा कितनी बार मूवी में लेकर गए थे, कितनी बार घुमाने के लिए लेकर गए थे, 10 भी नहीं होगा मुझे, 10 भी नहीं होगा, बट फिर भी वो लोगों को कभी भी डाइवोर्स का विचार नहीं आया। क्यों? क्योंकि वैसा होना चाहिए, वैसी अपेक्षाएं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग में गई नहीं थी। सो नाउ हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में डाल रहे हैं, दैट इज राइट नाउ इट इज इन्फोबेसिटी, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो चीज वस्तु मेरे काम की नहीं है वो चीज वस्तु को भी मैं जब दिमाग में डाल रहा हूं तो दिमाग को तो उसके ऊपर एक्शन करने के लिए चाहिए, कुछ तो उसको चाहिए। राइट। एंड वो जब उसके ऊपर एक्शन करने के बारे में सोचता है, जब उसके बारे में स्किल्स नहीं है, उसके बारे में टैलेंट नहीं है, उसके बारे में टाइम या मनी नहीं है, तो दिमाग स्ट्रेस क्रिएट करता है, दिमाग एंग्जाइटी क्रिएट करता है, दिमाग डिप्रेशन को क्रिएट करता है।
सो नाउ इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यूथ यहाँ पर देख रहे हैं वो 1-1 घंटे की 100 रील देखेंगे तो 100 डिफरेंट चीजें हैं जो आपने आपके दिमाग में डाली एंड देयर इज नो को रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट रील एंड द 10th रील एंड इसीलिए दिमाग इज नाउ कंफ्यूज कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर जो सामने आएगा जो कुछ भी बोलेगा, कोई भी दोस्त आके चल रेस करते हैं, चल तू मर्द का बच्चा है तो सिगरेट पी के दिखा, तो नाउ अब वो चीज कर लेगा बिकॉज ब्रेन इज कंफ्यूज. बट नाउ उसी की जगह पर वो व्यक्ति यदि 1 घंटा ही उसको सोशल मीडिया करना है वो करे, बट 1 घंटा पॉडकास्ट देखे. क्या बात है. और पॉडकास्ट में भी वो सपोज एग्जांपल के तौर पे जो रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की पॉडकास्ट 1 हफ्ते तक देखे. जिसको मोटिवेशन और सक्सेस के बारे में जानना है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन, सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ को लेकर ही पढ़े. एक व्यक्ति जिसको हेल्थ और वेट लॉस के बारे में करना है वो 15 दिन, 1 महीना या 7 दिन या 10 दिन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखे या बुक पढ़े या ऑडियो बुक सुने. गारंटी के साथ उसका जो दिमाग है अब उसके पास लिंक होगी फॉर द एक्शन. एंड नाउ जब वो व्यक्ति पर्टिकुलरली उसके ऊपर काम करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, तो वही सोशल मीडिया उसकी ग्रोथ का रीजन बनेगा, उसकी हैप्पीनेस का रीजन बनेगा, उसकी प्रोग्रेस का रीजन बनेगा. That's amazing. सो मम्मी पापा या मे बी हस्बैंड वाइफ वो भी साथ में मिलते हुए कोई एक गोल बनाए एंड वो टॉपिक के ऊपर दोनों साथ में पॉडकास्ट देखें, दोनों साथ में टाइम बिताया. आजकल ज्यादातर हमारे पास केसेस आते हैं जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को टच कर सकते हैं पर एक दूसरे के मोबाइल को नहीं. अरे ओह माय गॉड, राइट. एक दूसरे को टच कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे के मोबाइल को टच नहीं कर सकते वरना बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है. उसका मतलब क्या ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? ढेर सारे राइट. कि जहां पर उनकी हर एक व्यक्ति के हस्बैंड के अलावा भी कुछ ना कुछ प्राइवेट चीजें, प्राइवेट चैट, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे कुछ कनेक्शंस, वो ढेर सारी चीजें बनती जा रही हैं बिकॉज कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये हस्बैंड या ये मेरे वाइफ है वो मुझे फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं या मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहे, मुझे जो चाहिए वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें होती हैं. सो मैं कहना चाहता हूँ हमें जो लाइफ पार्टनर मिला है, जो भी व्यक्ति मिला है, एक मंत्र हम आज से अपनाएं, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है. राइट. क्योंकि बाहर का जो भी व्यक्ति है वो मे भी शायद आपकी पर्सनालिटी को, आपके पैसे को या कोई भी चीज़ वस्तु को वो जस्ट यूटिलाइज करना चाहता है क्योंकि वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए वो भी और किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है. तो वो व्यक्ति हमें फुलफिलमेंट कभी नहीं दे पाएगा. एंड जो मुझे लाइफ पार्टनर मिला है वो मेरे नसीब से मिला है और वो व्यक्ति को मेरे यहाँ कहने पे ही तो शादी हुआ है. तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जीवन पर्यंत मैं ये व्यक्ति के लिए हमेशा पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसके साथ जीऊं. यानी अननोइंगली लोग इस पूरे सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस के अपने रिश्तों को बेकार कर रहे हैं. 100% राइट. मुझे तो लगता है तो जितने भी मैरिड लोग हैं उनको भी एक बार सेशन ले लेना चाहिए. क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और फिर पता चला 4 साल बाद किसी का रिश्ता टूट जाता है, 5 साल बाद किसी, बड़ा मुश्किल होता होगा उसको ओवरकम करना. 100%. वो शादी के अंदर प्री वेडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में जितना खर्चा होता है उसका 10% कोई मैरिज काउंसलर, जो भी व्यक्ति जो शहर में हो वहां पर जाकर काउंसलिंग करवा लेना चाहिए. What a great piece of advice. तो थोड़ी दो फोटोग्राफ कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट जिंदगी भर आप वो फोटो देखने के लायक रहेंगे. वो फोटो जलाना नहीं पड़ेगा कभी आपको. नहीं पड़ेगा. सही है कि भाई फाड़ना नहीं पड़ेगा. राइट. सो नाइस. कितनी अच्छी बात आपने कही कि इतने खर्च होते हैं शादियों में. अब तो मुझे नहीं लगता, नॉर्मल शादी भी मुझे लगता है जो एक नॉर्मल शादी है वो भी 10-15 लाख 20 लाख की हो रही है. 100%. पहले तो 1-2 लाख में शादियां हो जाती थी. अब तो 10-15 से नीचे कोई मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते. सही बात है. उससे तो बहुत कम में आप एक काउंसलिंग कर सकते हैं. इतना तो अच्छे रिश्ते के लिए ढेर सारी शादियों में इतना तो वेडिंग प्लानर का फीस होता है. इतना तो फी होता है. बहुत सही बात. मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस नहीं पता होता, वरना आदमी खर्च तो कर ही लेता. वो जानता नहीं कि ये मैं क्यों करूं. जरूरी है. वो जरूरी क्यों जरूरी है. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी जो सर शादियां वो नहीं टिक रही इधर, इनका क्या रीजन होता होगा? पैसे हैं, सब कुछ है, नेम है, फेम है. ये अभी हाल फिलहाल में भी कई बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं उनके साथ ऐसा देखा गया. राइट. क्या रीजन होता है इसका? पहले तो जो भी सारे हस्बैंड यहाँ पर देख रहे हैं, बिल गेट्स माने दुनिया का सबसे अमीर होने के बावजूद भी उनकी नहीं टिकी. ऋतिक रोशन 6 पैक ऐप होने के बाद भी यदि उनकी नहीं टिकी. आमिर खान. बट यदि आपके पास आपकी टिकी हुई है तो भगवान को शुक्र अदा करो. क्योंकि ना ही अपने पास ऋतिक रोशन जैसा फिजिक है, क्या बात, ना ही आप बिल गेट्स जैसे पैसे हैं.
तो इसीलिए उसको रोज हमें थैंक यू बोलना चाहिए, रोज हमें उसको आई लव यू कहना चाहिए, राइट? मैंने हमारी वाइफ को। क्या बात है। एंड नंबर 1 नाउ, नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ज्यादातर जो मैंने कहा था कि सर्वाइवल, फिर सक्सेस और फिर सेटिस्फेक्शन। ग्रेट। ज्यादातर जब ये सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर सक्सेस को लेकर सारे पैरामीटर्स, पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या मेरे जो मौज शौक है वो पूरे करने को लेकर, अब मैं कोई व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, एंड नाउ अब मुझे चाहिए सेटिस्फेक्शन, एंड वो जब नहीं मिलता एंड तो वो व्यक्ति फिर में भी ईगो में आते हुए, खास करके ये जो बात होती है वो कंपैरेटिवली ईगो पे ज्यादा चली जाती है, ईगो पे ज्यादा चली जाती है कि मेरा ये क्यों नहीं हुआ, मेरा ये क्या नहीं किया, इन सो चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा चीज़ फोकस करते हैं। मेरा ये मानना है कि ईगो से ज़्यादा हमें रिलेशनशिप को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे माध्यम से जो बच्चा आया हुआ है वो बच्चे के लिए मम्मी और पापा का साथ में रहना ज़रूरी है, एंड इसीलिए कहा जाता है पेरेंटिंग। इट इज़ नॉट मदरिंग, इट इज़ नॉट फादरिंग, इट इज़ पेरेंटिंग, एंड इसलिए दोनों पेरेंट का साथ में रहना ज़रूरी है बच्चे के लिए भी। सर, पेरेंटिंग में आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि यूएस की कोर्ट ने एक पेरेंट को कहा था कि बच्चे की कस्टडी बाद में डिक्लेयर की जाएगी, पहले पति और पत्नी दोनों परीक्षित जौबनपुत्रा जी से अपनी काउंसलिंग कराएं। यूएस की कोर्ट में भी आपके चर्चे हुए हैं, ये पूरा क्या मामला था सर, थोड़ा बताइए। सो जनरली उनके डाइवोर्स के केस चल रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट उनको कस्टडी के पापा को मिले या मम्मा को मिले, एंड उसको लेकर पर्टिकुलरली बातचीत थी। सो नाउ जो लॉयर थे उन्होंने वही कहा कि आप पर्टिकुलरली पेरेंटिंग का कोर्स करेंगे तो आपको कस्टडी मिलेगी। सो वहां पर अब्रॉड के अंदर बच्चे की कस्टडी करने से लेने से पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग सीखना इज वेरी मच कंपलसरी। तो ही आपको वो कस्टडी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। अच्छा, वहां रूल है ये? वहां पर रूल है। सो जो इंडिया में कभी हो पाएगा? मुझे लगता है होना चाहिए। ओके होना चाहिए। एंड नाउ डेज अभी फैमिली कोर्ट के अंदर भी जब भी मैरिज लाइफ के लाइक डाइवोर्स के केसेस आते हैं तो कोर्ट में जाने से पहले ये फैमिली कोर्ट के अंदर काउंसलर्स को अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया के अंदर भी, जहां पर उनका पूरा ये फोकस रहता है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ को मनाए, समझाए, उनका काउंसलिंग करे एंड उनका रिश्ता फिर से जोड़े ना कि तोड़े। अच्छा। एंड फिर यदि वहां से वो बात नहीं बनती फिर वो पर्टिकुलरली कोर्ट के अंदर जाता है। और ऐसे ढेर सारे काउंसलर्स पर्टिकुलरली हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं जो ऐसे ढेर सारे काम कर रहे हैं, तो उस बात की हमें खुशी भी मिलती है। रिश्तों को जोड़ने की ही यानी पहली प्राथमिकता यही होती है कि रिश्ते जुड़े रहे। 100%। क्या वकीलों के भी साथ ऐसा होता है? गुजराती के अंदर है, गुजराती के अंदर है। हाँ, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? उनके प्रोफेशन। ओके, राइट। सो गुजराती में कहावत है कि वकील से नहीं वडील से बातचीत करो। वडील इज माने बड़े, बड़े जो बुजुर्ग है उनको गुजराती में वडील कहते हैं। क्या बात है। तो वकील से नहीं वडील से बात करो, माने जो बुजुर्ग है उनसे बात करोगे तो वो अपने जीवन का तजुर्बा उस तरीके से शेयर करेंगे कि मामला सुलझ जाएगा, ना कि और उलझता जाए। एडवोकेट के पास जाएंगे तो मामला उलझ जाएगा। That's great, that's great सर। कुछ रैपिड फायर सर। एक सुपर पावर जो आप हर पेरेंट को देना चाहते हैं? वो बच्चे के साथ स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड रहे। That's great। एक एग्जिस्टिंग पावर जो आप हर पेरेंट से छीनना चाहेंगे, जो उनके पास है? एडवाइस देने का। बिना मांगे बच्चे को एडवाइस देना, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। राइट। एक चीज जो हर घर में होनी चाहिए? फैमिली फन टाइम। रोज का आधा घंटा, 1 घंटा वो फैमिली फन टाइम शुड बी ऑन द टॉप नॉच प्रायोरिटी, जहां पर बाकी सब कुछ, सारी स्क्रीन, सारा चीज बंद होना चाहिए और सिर्फ फैमिली के साथ बातचीत, डिस्कशन, हंसी मजाक, एक्टिविटी, वो सब होना चाहिए। 90% फैमिलीज में नहीं है सर। नहीं है, नहीं। मैं जहां तक देख रहा हूं बिल्कुल है ही नहीं, गायब है ये। एक चीज जो हर घर में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए? गुस्सा। क्या बात है। गुस्सा यानी आप मानते हैं कि गुस्सा नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, ये तरीका नहीं है गुस्से से। माने वो व्यक्ति जो अपने बच्चे पे गुस्सा कर रहा है, अब बॉस भी तो वैसा कोई काम करते होंगे, कस्टमर भी तो वैसे कोई काम करते होंगे कि जो उनको पसंद ना आए, तो क्या वहां पर वो गुस्सा करते हैं? नहीं। बट वही व्यक्ति जब वाइफ ऐसा कुछ काम करे या बच्चा ऐसा कुछ काम करे तो गुस्सा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आप दुनिया को बेस्ट ऑफ यू देते हो,
राइट मैंने हम अभी यहाँ पर शूटिंग में बात भी है तो हम सूट बूट पहन के, टाई पहन के, That's great. कोटी पहन के हम वैसा फोकस करेंगे, लाइट बाइट करके बेस्ट वीडियो निकले, बेस्ट ऑडियो आए। बहुत तो हम दुनिया को बेस्ट ऑफ यू देते हैं, बट परिवार को रेस्ट ऑफ यू देते हैं। जो कुछ बच्चा कुछ है वही वो लेकर वो जाते हैं, और कुछ लोग कम नसीब होते हैं जो परिवार को वर्स्ट ऑफ यू देते हैं। मैंने उतना भी नहीं रहता, और फिर जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वही चीज बच्चों को देते हैं, और अपेक्षा ही रखते हैं कि बच्चा रिस्पेक्टफुल हो। तो जब तक मैंने बच्चे को बेस्ट नहीं दिया, मेरा बच्चा मुझे बेस्ट कहाँ से देगा? That's great, sir. So deep. तो इसलिए एंगर मुझे लगता है हट जाना चाहिए हर घर Last, से। एक स्किल जो हर बच्चे में होना चाहिए। आई थिंक लिसनिंग स्किल। क्या बात। लिसनिंग स्किल वो यदि होगा, एंड सेलिंग स्किल, दो हालांकि की जगह दो चीज होगा तो बच्चा लाइफ में कुछ भी उखा लेगा। That's great, sir. मुझे लगता है कि आज आपके साथ बात करके, आप इस पॉडकास्ट में आए, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अहम पॉडकास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, और जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे होंगे, मैं श्योर हूं कि वो इस पॉडकास्ट को कई लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो चाहूंगा कि आपके साथ हम लोग और पॉडकास्ट करते रहें। जरूर से। अगर आपको भी लगता है कि सर के साथ और पॉडकास्ट होना चाहिए, 1 घंटे तो बड़े कम है, मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम हुआ ये। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो सर को हम लोग फिर से बुलाएंगे और सर से फिर से बातें करेंगे। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं और आपसे भी बात करते हुए आपके जो प्रश्नों की जो काइंड ऑफ डीप रिसर्च आपने किया हुआ था, उसका मैं घायल हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।